बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद कबीर कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए कबीर काम करता था। कबीर अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही कबीर की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपनी माँ, बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आईं, लेकिन उनकी नज़रें कविता को खोज रही थीं। वो सोचने लगा, ये कविता मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। कबीर एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने कविता के बारे में पूछा तो उनकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वे तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। कबीर ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वे तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। कबीर अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि कविता उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए कबीर उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही कविता बालकनी में आकर खड़ी हो गई और कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वह कविता को ही देखना चाहता हो। कबीर से नज़रें मिलते ही कविता के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। कबीर भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। कविता सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद कबीर कविता को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में ही थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वे। कबीर ये बात दूसरी बार कविता के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। कबीर अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी कबीर को मिलने आते रहे और कविता को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली कविता इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय कविता के। कबीर चाहता था कि कविता भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वे भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के लिए खाना खाने के बाद कविता ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त कबीर और कविता अच्छे से मिल पाए। कबीर कविता के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वे उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसीलिए उसने कविता को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। कविता सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो कविता तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। कबीर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो कबीर उठा और कविता को पुकारने लगा। जब कविता पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। कबीर बाद में कविता को देखने लगा
तो कविता उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ता की तैयारी में लग गई थी। अब कबीर सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि कविता ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। कबीर अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसे नहीं बोल सकता था कि कविता से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसीलिए अब उसने खुद ही कविता की मदद करना शुरू कर दिया था। कबीर के हाथ बटाने से कविता को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। कबीर ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि कविता अब वो कविता नहीं रही थी जिसे कबीर शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये कविता तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। कबीर कविता को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। कबीर का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके कबीर को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर कविता को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। कबीर हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने कबीर को समझाया था, कबीर भी उनकी बातों में आ गया। अब कबीर कविता की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने कबीर को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। कबीर ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया और उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना कबीर कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद कबीर ने ये फैसला किया कि अब वे कविता के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर कविता भी काम कर पाएगी और वे घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू करेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करने के लिए परिवार वालों ने भी कबीर को इजाज़त दे दी। कबीर चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब कविता नौकरी करती और कबीर घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। कविता घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों को कबीर के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वे यहाँ पर भी कविता का हाथ ना बटाया करता। कबीर अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभार कविता उसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। कविता तो बीमार थी, लेकिन एक बार कबीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में कबीर के पास सिर्फ कविता थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए
उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुज़र रहे कबीर को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो कविता के साथ ज़िंदगी भर यही किया है, क्योंकि वो कविता का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था। जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि कविता के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ों को वो नज़रअंदाज करता आया था। कबीर को अपना दर्द कविता के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू कबीर की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए कविता से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।